अमरपुर नामक राज्य में उदय सिंह नाम के राजा का शासन था। अमरपुर एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की जनता बहुत ही खुशहाल और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनका राजा मान सिंह बहुत ही अच्छा शासक था। उनके शासन में राज्य में किसी भी प्रकार का दंगा प्रसाद या चोरी नहीं होती थी। यदि किसी बात पर कहीं लड़ाई झगड़ा हो भी जाता तो राजा अपनी जनता की बात सुनता और उचित न्याय करता। वहाँ की जनता अपने राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी जनता का बहुत ध्यान रखते थे और छोटे से छोटे व्यक्ति की समस्या को भी सुनकर उसका हल निकालते थे। राजा उदय सिंह अपने मंत्रियों को भी यही कहकर रखते, यदि कोई उनके महल में मदद के लिए आए तो उसे कभी खाली हाथ ना लौटाए जाए और लोगों की परेशानियों का पूरा ध्यान रखा जाए। एक दिन राजा उदय सिंह अपने मंत्री से कहते हैं, देखिए मंत्री जी, अभी तो हमारे शासन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप पूरा ध्यान रखिएगा कि राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिर मंत्री कहता है, राजा जी, आपके कहे अनुसार मैंने अपने सभी व्यक्तियों को पूरे निर्देश दिए हुए हैं। यदि हमारे राज्य में किसी को कोई भी समस्या होती है तो वह लोग उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। उदय सिंह की दो रानियां थी। बड़ी रानी से उनके कोई भी संतान नहीं थी। संतान की चाह में राजा ने दूसरा विवाह किया था। छोटी रानी से उनको एक पुत्र था। काफी वर्षों के इंतजार के बाद राजा उदय सिंह को संतान की प्राप्ति हुई थी। अपने पुत्र का नाम उन्होंने रणबीर रखा। रणबीर अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला बेटा था। राजा और रानी अपने पुत्र रणबीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों बाद रणबीर अब 12 वर्ष के हो गए, परंतु राजा उदय सिंह अपने पुत्र के व्यवहार और उसके तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वे लोग रणबीर की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखते, परंतु रणबीर और बच्चों की तरह नहीं था। अक्सर बीमार और बूझा बूझा सा रहता था। राजा के पास सभी सुख सुविधा और खुशहाल प्रजा थी, परंतु उन्हें अपने बेटे की चिंता बहुत परेशान करती रहती थी। राजा अपनी छोटी रानी से कहते हैं, देखो राजकुमार 12 साल का हो गया है, लेकिन और बच्चों की तरह नहीं है और अक्सर बीमार भी रहता है। मैंने उसे कभी हंसते खेलते नहीं देखा। हमने कितने ही जतन किए हैं, बड़े से बड़े वैद्य को भी दिखा दिया, परंतु ठीक ही नहीं हो पा रहा। रणबीर हमारा इकलौता पुत्र है और आगे हमारी गद्दी का वारिस। मुझे दिन रात यही चिंता सताती है कि यह हमारे गद्दी के काबिल भी बन पाएगा या नहीं। फिर रानी बोली, मैं भी उसकी हर चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ। हमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, परंतु उसे न जाने क्या बीमारी है। इस तरह राजा और रानी अक्सर अपने बेटे के बारे में चिंतित होकर बातचीत किया करते थे, परंतु उसका कोई हल नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अमरपुर राज्य में दीपक नाम का एक पढ़ा लिखा युवक रहता था, क्योंकि वहाँ के स्कूल में टीचर भी था। गांव में वह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भी। उसके बुद्धिमत्ता का सारे राज्य में चर्चा था। किसी को भी कोई समस्या आ जाती तो वह लोग दीपक से सलाह मशवरा लेते। दीपक के बुद्धिमत्ता के चर्चे राजा के महल तक भी पहुँचे। राजा को अक्सर परेशान देख मंत्री ने उनसे कहा, राजा जी, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूँ। फिर महाराज कहते हैं, हाँ हाँ कहिए मंत्री जी, क्या हुआ। फिर मंत्री कहता है, आप इतने अच्छे शासक हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, राजा का इतना ध्यान रखते हैं कि किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु अपने पुत्र के बारे में आपको चिंतित देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। यदि आप मेरी राय माने तो हमारे राज्य के
सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति दीपक से बात करे। काफी पढ़ा लिखा और बुद्धिमान लड़का है। रणबीर को जो भी बीमारी है वह किसी वैद्य को तो समझ में आई नहीं। क्यों न हम उससे भी बात करके मशुरा ले ले। राजा को मंत्री की बात ठीक लगी। उन्होंने सोचा आखिर कितना कुछ कर लिया तो यह भी करके देख लेते हैं। राजा ने मंत्री को तुरंत दीपक को राजमहल में बुलाने के लिए कहा। दीपक राजा के सामने उपस्थित हो गया। फिर दीपक बोला, राजा जी आपने मुझे याद किया, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। राजा ने रणबीर के बारे में दीपक को सब कुछ बताते हुए अपनी चिंता जताई और बोले, हमने अपने बेटे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। बड़े से बड़े वैद्य को दिखा दिए, उसके आगे हर चीज ला कर रख दी, परंतु वह उदास और बीमार ही रहता है। हमें तो उसकी समस्या कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ही हमें कुछ मशवरा दो। राजा की समस्या सुनकर दीपक कुछ देर सोचने लगा और राजा से बोला, देखिए ऐसे बताने से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं 2-3 दिन रणबीर के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उसके दिनचर्या देखना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं आपसे कोई बात आपसे कह पाऊंगा। राजा दीपक को रणबीर के साथ रहने की आज्ञा दे देते हैं और उनके रहने का पूरा इंतजाम करवा देते हैं। दीपक रणबीर से बात करता है, उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो रणबीर से बातचीत करने के बाद ही रणबीर बताते हैं, भैया मुझे पेड़ पौधे नदियाँ झरने बहुत पसंद है। मुझे खुले में घूमने और अपने बराबर के दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। राजमहल के मालिक का बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, परंतु पिताजी ने मुझे उसके साथ एक दिन खेलते हुए देख लिया तो उसको राजमहल में आने से मना कर दिया और मुझे भी उससे बात करने को मना कर दिया। मेरा बहुत मन चाहता है कि मैं भी स्कूल में जाकर और बच्चों की तरह पढ़ाई करूं और अपने दोस्तों के साथ खेलूं, परंतु पिताजी ने तो मेरे आगे पीछे सैनिक तैनात किए हुए हैं। वह मुझे किसी से भी बात करने नहीं देते और पढ़ाई भी मुझे गुरुजी यहीं आकर करवाते हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता सारा दिन राजमहल में बंद रहना। इस तरह दीपक पूरा दिन रणबीर के साथ बिताता है और उससे उसकी पसंद और नापसंद जानता है। रणबीर की सारी बात सुनने के बाद दीपक को समझ आ जाता है रणबीर अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने और खेलना चाहते हैं। 2 दिन रणबीर के साथ रहने के बाद दीपक राजा से मिलता है और राजा से कहता है, राजा जी मुझे रणबीर की परेशानी समझ आ गई है। आप एक राजा और पिता होने के नाते उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसे कहीं अकेले नहीं आने जाने देते। उसकी शिक्षा भी घर पर ही हो रही है, परंतु रणबीर अभी बहुत छोटे हैं, अपनी बाल्य अवस्था में है और बचपन में बच्चा बच्चों की तरह ही सोचेगा। हर बच्चा घर से बाहर घूमना फिरना चाहता है, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता है और अपने बचपन का आनंद लेना चाहता है। आप चाहे उनमें कल का होने वाला राजा देखते होंगे, परंतु अभी तो रणबीर बच्चे हैं ना, उन्हें आपकी यह सब बातें नहीं समझ आ रही होगी। फिर महाराज कहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। हम तो उसके मांगने से पहले ही हर चीज उसके आगे प्रस्तुत कर देते हैं और उसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। फिर दीपक बोला, बस यही तो परेशानी है, इसी कारण वह खुश नहीं रह पाते। बचपन में यदि बच्चा बेफिक्री और आजादी से घूमेगा नहीं तो वह खुश कैसे रहेगा भला। वह एक बंद कमरे में बंद रहकर कैसे खुश रह सकता है। आपको मेरी बात समझनी है तो आप रणबीर को मेरे साथ भेज दे। इमेज स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। रणबीर भी वहीं उनके साथ पढ़ेंगे और बाकी बच्चों के साथ खेलेंगे।
भी आप उन्हें अपना बचपन जीने दीजिए। यदि वह खुश रहेंगे तभी उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो पाएगा और फिर वह वैसे बन पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। वरना इस तरह के कैद होकर भला कौन बच्चा खुश रह पाएगा। राजा को दीपक की बात कुछ कुछ समझ आने लगती है, परंतु वह चिंतित हो जाते हैं कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस तरह से आम बच्चों के साथ कैसे खेलने और पढ़ने दे। यदि उन्हें कुछ हो गया तो। दीपक राजा की बात चिंता समझ जाता है और उनसे कहता है, देखिए राजा जी, आपने तो सभी तरह के इलाज और तरीके करके देख लिए, परंतु रणबीर ठीक नहीं हुए। अब मेरा कहा भी मानकर देख लीजिए। यदि आपको ही कुछ ही दिनों में रणबीर ठीक होते हुए ना दिखे तो आप मेरा कहा मत मानिएगा और उन्हें इस तरह रख लीजिएगा जैसा आप पहले रखते आए। आपको यदि उनकी सुरक्षा की चिंता है तो आप एक सैनिक हमारे साथ भेज दे जो दूर से हर समय उन पर नजर रखे, परंतु रणबीर को किसी बात से रोके टोके नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रणबीर का पूरा ख्याल रखूंगा, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं कल तुम्हें बताता हूँ। राजा अपनी छोटी रानी से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं और उनसे उनकी सलाह पूछते हैं। फिर छोटी रानी बोली, देखिए राजा जी, वह लड़का ठीक ही कह रहा है। आखिर रणबीर को उनका बचपन खुशी से बिताने का पूरा हक है। वह इस राज्य के होने वाले राजा तो हैं, परंतु वह अभी तो एक बच्चे ही है। मेरी माने तो आप उस लड़के की बात मान लीजिए। हमारे पास उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। और क्या पता उस लड़के की बात सच निकले और हमारा रणबीर ठीक हो जाए। अगले ही दिन राजा दीपक को रणबीर को अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे देते हैं। दीपक रणबीर को लेकर अपने स्कूल में जाता है जहां वह बच्चों को पढ़ाता था और वह रणबीर से कहता है, बेटा रणबीर, आज से यही तुम्हारा स्कूल है और तुम यही इन बच्चों के साथ पढ़ोगे। यह सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इनसे दोस्ती करो और स्कूल के बाद तुम उनके साथ खेलना भी। फिर रणबीर कहता है, अरे यदि मैं इन लोगों के साथ खेला तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। फिर दीपक बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे स्कूल में हो और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रणबीर बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं और स्कूल के बाद बाकी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। रणबीर को यह सब करते हुए दीपक गौर से देखता है और महसूस करता है कि रणबीर बहुत खुश है। वह बिल्कुल ही एक साधारण बच्चों की तरह हंसी खुशी खेल रहे थे। स्कूल के बाद रणबीर अपने राजमहल में वापस आ जाते हैं और अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए जाते हैं। रणबीर खुशी खुशी बोलता है, पिताजी, माँ, देखिए हम स्कूल से आ गए। आज हमें पढ़ने में बहुत मजा आया और आज हमने बहुत से नए दोस्त भी बनाए और आज हम बहुत खेला और कितने समय के बाद आज हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, हमें जल्दी से खाना दे दीजिए, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। यह कहते कहते रणबीर अपने कमरे की ओर दौड़ जाते हैं। रणबीर को ऐसा व्यवहार करते देख राजा और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रणबीर को इस तरह हंसता हुआ और खुश देखने के लिए वह तरस गए थे। आज उसे ऐसे देखकर दोनों की चिंता समाप्त हो जाती है। बस इसी तरह रोजाना रणबीर स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करने के बाद अपने दोस्तों के साथ खूब खेलते हैं। उसके बाद में अपने घर वापस आ जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या थी। अब रणबीर के व्यवहार में काफी सुधार आ गया था। वह भी आम बच्चों की तरह हंसने खेलने और खुश रहने लग गए थे। राजा ने दीपक को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा था।
कि रणबीर आखिर वह बच्चे हैं, उन्हें बच्चों की तरह ही आजाद छोड़ना चाहिए, जिससे कि वह अपना बचपन जी सके, ना कि उन्हें घर में कैद करके रखना चाहिए। तुम्हारा यह एहसान तो हम नहीं चुका सकते, परंतु हमारी तरफ से तुम्हें जितनी धन दौलत चाहिए वह ले लो। फिर दीपक बोला, राजा जी, मैं तो कुछ किया ही नहीं, यह तो बहुत छोटी सी बात थी जो शायद आप नहीं समझ पा रहे थे। पर मुझे बहुत खुशी है कि अब रणबीर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वह पढ़ने में भी बहुत बुद्धिमान है और खेल कूद में भी बहुत होशियार है। जहाँ तक पैसों की बात है, तो यदि मेरे लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो इस राज्य में अच्छी सी एक स्कूल बनवा दे, जहां बच्चों के लिए अच्छी सुख सुविधा हो। राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि कल से ही स्कूल का काम शुरू कर दिया जाए। इसके बाद रणबीर अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और उस राज्य को एक बहुत अच्छा स्कूल भी मिल जाता है। वहाँ के सभी बच्चे अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।